हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा प्लिंथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो थायराइड जो ग्लैंड है उसका सेकंड लेक्चर है। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसमें पार्ट 2 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए साथियों, अभी तक हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट जो इसका पार्ट था कि थायराइड जो ग्लैंड होती है वो किस प्रकार की ग्लैंड है और उससे कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो निकलते हैं, उसकी संरचना के बारे में और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। आज हम इस थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनका अगर हाइपोसीक्रेशन होता है तब उसका क्या इम्पैक्ट होता है शरीर पर, और अगर ये ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, ज्यादा मात्रा में अगर रिलीज होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। यानी हाइपर सीक्रेशन अगर होगा तो उसकी वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, और हाइपोसीक्रेशन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो इस पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अल्प मात्रा में, कम मात्रा में निकलने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो उसमें डिस्कस किया था कि इसके अल्प मात्रा में निकलने से क्या होता है। एक जो बीमारी है वो है जड़ मानवता या क्रिटिनिस, एक बीमारी है मिक्सोडीमा, एक है सामान्य घेंगा और एक है हाशीमाटो रोग। तो इनमें से एक एक करके हम इन सभी डिसीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें घेंगा या सामान्य जो गोइटर होता है वो क्या है। जो घेंगा या गोइटर होता है वो क्या है। घेंगा या सिंपल गोइटर जिसको कह रहे हैं, सिंपल गोइटर, या इसी को हम कहते हैं गलग्रंथि कहते हैं। तो घेंगा या गोइटर या गलग्रंथि जो होता है वो किस वजह से होता है, तो हमको याद इसमें रखना है कि भाई पहला तो ये है कि यह हाइपोसीक्रेशन का परिणाम होता है। क्या है, जो हाइपोसीक्रेशन है, यानी कि जब थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में बनने लगता है, कम मात्रा में रिलीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये गोइटर होगा। अब क्यों होता है कि जब भोजन में आयोडीन की कमी होती है, भोजन में क्या होता है, जब आयोडीन की कमी होती है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ये जो हार्मोन होता है इसके बनने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि भाई टायरोसिन, अमीनो अम्ल और आयोडीन दो चीजों से मिलकर के T3 और T4 का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जब आयोडीन की कम मात्रा होगी तो क्या होगा, इसका जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो मात्रा है वो कम होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यानी जब क्या होता है ब्लड के अंदर, जब ब्लड में क्या होता है, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन की जो मात्रा है कम हो जाती है, जो अमाउंट उसका होना चाहिए उससे उसकी मात्रा जब कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है, वो हाइपोथैलेमस जो होता है क्या करता है, एक थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, एक हार्मोन्स निकालता है जिसको हम कह रहे हैं TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो TRH होता है, ये TRH कहाँ पहुंचता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसकी जो अग्रपाली है, ये TH कहाँ पहुंचेगा, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये अग्रपाली जो होती है ये एक हार्मोन निकालती है TSH। जब ब्लड में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस समय जो होता है हाइपोथैलेमस एक फैक्टर या हार्मोन रिलीज करता है जिसको क्या कहते हैं, TRH या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं। अब ये जो TRH होता है, ये TRH कहाँ पहुंचता है, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसकी अग्रपाली में, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो अब इस अग्रपाली से फिर क्या होता है, इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। यानी युवक हार्मोन्स होता है यह, जो क्या करेगा, थायराइड जो ग्लैंड होती है ये क्या करेगा, इस थायराइड ग्लैंड को
इसके जो हार्मोन्स होता है उसको सीक्रेट करने के लिए संदेश लेकर के इसके पास तक पहुंचेगा। यानी TSH है, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है। तो ये इस थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, जिससे कि ये अपने जो हार्मोन्स है जिनको थायराइड हार्मोन कहते हैं उसको क्या करे, रिलीज करे। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब भोजन में आयोडीन की कमी होती है, यानी कि जो घेंगा है या जो गोइटर होता है, वो गोइटर जो होता है भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ब्लड में क्या होता है, थायरॉक्सिन जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करता है, और TRH जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली में TSH जो होता है उसको सीक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये TSH जो होता है इस थायराइड ग्रंथि को संदेश देता है भाई कि ब्लड में थायरॉक्सिन की मात्रा कैसी है, कम है, तो और ज्यादा मात्रा में क्या करो, थायरॉक्सिन बनाए या थायराइड जो हार्मोन है उसका निर्माण करे। तो ऐसी स्थिति में ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि फॉलिकल्स होती हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ब्लड में से ज्यादा मात्रा में ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को प्राप्त कर सके, इसके लिए क्या करती है, अपने अंदर ये जो फॉलिकल्स होती हैं इनकी संख्या को बढ़ा देती है। क्या करता है, ये जो फॉलिकल्स की संख्या होती है उस संख्या को बढ़ा देती है। और फॉलिकल्स की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसका आकार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गर्दन वाला भाग है वो गर्दन वाला भाग कैसा होता है, बड़े आकार का दिखाई देने लगता है। यानी कि जो गर्दन होती है वह फूल जाती है, जिस स्थिति को हम क्या कहते हैं, घेंगा या गोइटर जिसको कहा जाता है, इसको घेंगा या गोइटर कहते हैं। तो इसका यही उपचार होता है कि भाई आयोडीन का सेवन अगर हम करें, आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका भाई सेवन करना चाहिए, जिससे इस प्रकार की स्थिति ना निर्मित हो। और बाकी भाई जैसा मैं आपको बता दूं, इलाज के लिए तो हमको क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आगे का ट्रीटमेंट कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। ये वीडियो देख करके हम उपचार नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करें अगली जो बीमारी है वो है जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म जिसको हम कहते हैं, जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। यह भी हाइपोसीक्रेशन की वजह से होगा, जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। तो जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म कब होगा, जब बाल्यावस्था में। पहली बात तो यह है कि ये बच्चों में होगा। बाल्यावस्था में क्या होता है, जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है। अगर किसी बच्चे में क्या होता है, बाल्यावस्था के समय इस हार्मोन की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसकी कमी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म नामक जो रोग होता है वो उस बच्चे में उत्पन्न होता है। तो अब इसमें किस प्रकार के लक्षण आते हैं, अगर किसी बच्चे को क्रिटिनिज्म होता है, जड़ मानवता होता है, तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो किस प्रकार के सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं, किस तरीके के लक्षण इसमें आते हैं वो देखें। तो एक तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, जो शरीर होता है उस शरीर की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ होती है, वो वृद्धि या ग्रोथ कैसी हो जाती है, रुक जाती है। तो उनका आकार कैसा हो जाएगा भाई, हाइट यानी उनके कम हो जाएगी, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे बच्चे कैसे हो जाते हैं, छोटे होंगे कद में। तो इनका कद कैसा हो जाएगा, एक तो छोटा होगा। दूसरा लक्षण क्या होता है इनके अंदर, क्योंकि इसका सीक्रेशन कम हो रहा है, तो ये जो बच्चे होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होंगे, अल्प बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले होते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इनका जो BMR होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो BMR भी कैसा हो जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। BMR कम होगा तो हार्ट बीट, हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है, जो सांस है वो धीमी चलने लगती है, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो धीमी हो जाएगी, शरीर का जो तापमान होता है वो भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है।
तो ऐसे बच्चों को सर्दी भी बहुत ज्यादा लगेगी, या किसी व्यक्ति के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो उसके शरीर का तापमान कम होता है, उसको ठंड ज्यादा लगेगी, सर्दी ज्यादा लगती है, बीएमआर उसका कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो जीभ होती है ऐसे बच्चों की, और जो इनके होंठ होते हैं, यानी इनके जो लिप्स वाला जो हिस्सा है, लिप्स, और साथ ही साथ इनका जो टंग वाला भाग होता है, यानी जो जीभ होती है, ये होंठ और जीभ इनके कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और इनका जो पेट होता है, जो एब्डोमेन है, जो एब्डोमेन वाला भाग होता है, यानी जो पेट है इनका, वो तोंद जो जिसको हम कह रहे हैं, वो बढ़ जाती है एक तरीके से। तो इनका पेट भी कैसा होता है, बाहर की ओर निकलने लगता है। और जब ये बच्चे धीरे धीरे इनका और आगे विकास होता है, जब ये बड़े होते हैं, तो इनमें क्या होता है, जो इनके प्रजनन अंग होते हैं, उन प्रजनन अंगों का ठीक तरीके से विकास नहीं होता है। जो इनके प्रजनन अंग हैं, उन प्रजनन अंगों का क्या होता है, ठीक तरीके से विकास नहीं होता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनके, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आगे चल करके ये जो बच्चे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, प्रजनन अंगों के अल्प विकास की वजह से। इनका जो विकास कम होने की वजह से इनमें क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, भैया स्टेरिलिटी पैदा हो जाती है ऐसे बच्चों में। क्या हो जाती है, स्टेरिलिटी। तो ये जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म जो होता है उसका परिणाम होता है साथियों। ये 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, एमपीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें जो 3 मार्कर के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिटिनिज्म क्या होता है या जड़ मानवता क्या है। तो ये इसके थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसके अल्प मात्रा में बनने से या कम मात्रा में सीक्रेट होने की वजह से होने वाली डिसीज है। और ये कब होती है, बाल्यावस्था में होगी, यानी कि बच्चों में होगा। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, जब ये 3 मार्कर के रूप में पूछा जाए तब आपको एक पॉइंट तो इसमें यह लिखना है कि यह हाइपोसीक्रेशन की वजह से होता है। थायरॉक्सिन के लक्षण बताना है कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है, कद छोटा हो जाएगा, और इनकी जो बुद्धि होती है उसका विकास उतना नहीं होता है जितना एक सामान्य बच्चे का होता है। तो ये मेंटल रिटार्डेशन की समस्या इनके अंदर आ जाती है, और इनका जो बीएमआर है वो भी कम हो जाता है। साथ ही ऐसे बच्चे जो होते हैं इनके जीभ और होंठ मोटी हो जाती है, मुंह इनका खुला रहता है, तोंद जो होती है वो निकल आती है बाहर की ओर। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें से 3-4 लाइनें हमको इसमें 3-4 पॉइंट जो मेन कीवर्ड्स हैं वो हमको इसमें 3 मार्कर के रूप में लिखने होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगली जो डिसीज है, ये तो बात बच्चों वाली हुई कि बच्चों में अगर ये हो रहा है। अब अगर इसका हाइपोसीक्रेशन वयस्क अवस्था में हो तब क्या होता है, इसका हाइपोसीक्रेशन अगर अडल्ट स्टेज पर होता है तब एक जो डिसीज होती है उसको हम कहते हैं मिक्सोडीमा। क्या कहलाता है वो, मिक्सोडीमा। ये इसके वयस्क अवस्था में, जब वयस्क अवस्था में इसकी कमी होगी तो ये याद रखना, ये कब होगा, वयस्क अवस्था में। जो क्रिटिनिज्म था वो बाल्यावस्था में था, और जो मिक्सोडीमा है, ये मिक्सोडीमा जब वयस्क अवस्था में इसका हाइपोसीक्रेशन होगा थायरॉक्सिन हार्मोन का तब जाकर के होगा। तो इसमें किस तरीके के लक्षण या सिम्टम्स आते हैं वो भी हमको देखें। ये भी आपसे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में 3 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसमें भी हमको ये कुछ पॉइंट्स हैं वो इसमें लिखने होंगे भाई। तो पहला लक्षण अगर देखें तो इनमें भी क्या होता है, जो बीएमआर होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है। इसमें बीएमआर कम हो जाएगा। तो बीएमआर कम होने की वजह से क्या होगा, शरीर का तापमान कैसा होगा, कम हो जाएगा। तापमान कम होगा, जो हृदय की धड़कन है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हार्ट बीट है वो भी कम हो जाएगी। जो श्वसन दर है वो भी कैसी होगी, कम हो जाएगी। ऐसे जो वयस्क व्यक्ति होते हैं
इनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है, जो शारीरिक विकास और जो मानसिक विकास है वो भी कैसा होगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन वयस्क में भी आगे चल करके क्या होगा, जो जड़ मानवता वाले लक्षण होते हैं, जड़ मानवता वाले जो लक्षण हैं वो इनके अंदर आ जाएंगे, ये सिम्टम्स भी। तो इनके बाल झड़ने लगेंगे भी, इनकी जो लैंगिक इच्छा है, जो सेक्सुअल डिजायर है, जो सेक्सुअल डिजायर है वो लैंगिक इच्छा है वो भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो लैंगिक इच्छा है वो भी इन व्यक्तियों की कम हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे भाई। और जो त्वचा है, त्वचा के नीचे क्या होगा, म्यूकस और जल का जमाव हो जाता है, तो स्किन कैसी हो जाती है, पफी हो जाती है, मोटी हो जाती है, शरीर भी एकदम इनका भद्दा सा दिखाई देने लगता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, और इनमें भी आगे चल करके क्या होता है, नपुंसकता की संभावना बढ़ जाती है। जो नपुंसकता है यानी स्टेरिलिटी की जो संभावना है वो इनमें भी आगे चल करके बढ़ जाती है। इनकी प्रजनन क्षमता पर भी इसका क्या होता है, एक नकारात्मक जो होता है वो असर होता है। तो ये मिक्सोडीमा के कुछ सिम्टम्स हैं जो वयस्कों में होगा, यानी वयस्क अवस्था में जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो होगा उसकी कमी होती है तो मिक्सोडीमा डिसीज हो रही है। मिक्सोडीमा में सिम्टम्स क्या है, बीएमआर कम हो जाएगा, तो बीएमआर कम होगा तो हार्ट बीट कम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और इनका शारीरिक मानसिक विकास कमजोर हो जाता है। आगे चलकर के इनमें भी जड़ मानवता वाले लक्षण आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, इनकी जो सेक्सुअल डिजायर है ये भी कम हो जाती है। तो ये सिम्टम्स आते हैं मिक्सोडीमा में। इसके बाद हम अगली डिसीज को डिस्कस करें। जो तीसरी बीमारी है, इसके हाइपोसीक्रेशन की वजह से ही क्या हो रहा है भाई, तो ये हमने जड़ मानवता देख लिया, मिक्सोडीमा, गोइटर हमने देख लिया, और ये मिक्सोडीमा। इसके बाद है अगली जो बीमारी वो है हाशीमाटो, हाशीमाटो रोग। हाशीमाटो, तो ये एक अगर देखा जाए साथियों तो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माना जाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो प्रतिरक्षी तंत्र अपने ही शरीर के जो अंग होते हैं उन पर क्या करता है, आक्रमण करने लगता है, हमला करने लगता है, उन्हीं पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जो शारीरिक ऊतक होते हैं उनको क्या होगा, या जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा मानते हैं कि हाशीमोटो भी क्या होता है, इसी प्रकार का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि कभी कभी क्या होता है, जब थायरॉक्सिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, थायरॉक्सिन की मात्रा कैसी होगी, बहुत ही कम हो जाती है जब, अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, तो उन तमाम कारणों की वजह से क्या होगा, इसकी मात्रा जब बहुत कम हो जाएगी तो इसके उपचार के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो दवाइयां एंटीजन की तरीके से काम करने लगती हैं। ऐसा माना जाता है, किस तरीके से काम करेंगी, एंटीजन की तरह, यानी कि प्रतिजन की तरह से काम करती है। और प्रतिजन क्या होता है, एक तरह से फॉरेन पार्टिकल्स माना जाता है, यानी कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, चाहे बैक्टीरिया होता है या कोई वायरस है या कोई और दूसरा ऐसा पदार्थ भी हो सकता है, सब्सटेंस, तो वो एंटीजन के रूप में काम करता है। तो ये जो एंटीजन होता है इसको नष्ट करने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। इस एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनने लगते हैं, यानी कि जो प्रतिरक्षी हैं वो प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। और ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, इस एंटीजन के साथ साथ यानी कि इस थायराइड ग्लैंड को ही क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो उस अवस्था या दशा को हम क्या कहते हैं, हाशीमाटो रोग या हाशीमाटो रोग के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये साथियों अभी हमने इसके हाइपोसीक्रेशन से होने वाली जो जो बीमारियां थी वो डिस्कस की।
ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, हाशिमोटो क्या है, या घेंगा या सिंपल गोइटर क्या है, या क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइपर सीक्रेशन की, कि इसके हाइपर सीक्रेशन से क्या क्या होता है। जो इसका हाइपर सीक्रेशन होगा, थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है या थायरॉक्सिन जिसको कह रहे हैं, इसके हाइपर सीक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बनने की वजह से क्या होगा। तो हम हाइपर सीक्रेशन से 2 डिसीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जो इसका हाइपर सीक्रेशन है, यानी इसकी अधिकता होगी जब थायरॉक्सिन हार्मोन की या थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं उनकी अधिकता से, थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं P4 या थायरॉक्सिन, अब इसकी अधिकता अगर हो जाती है तो क्या होगा। तो इसमें एक डिसीज होती है एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। तो ये एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर साथियों क्या होता है। एक सिंपल गॉइटर था जो थायरॉक्सिन की कमी की वजह से हो रहा था, और ये थायरॉक्सिन की अधिकता की वजह से हो रहा है एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। तो इसमें क्या होता है कि जब इसका हाइपर सीक्रेशन होता है, तो हाइपर सीक्रेशन से क्या होता है, इसमें अगर हम सिम्टम्स देखें क्या आएंगे। जो बीएमआर होता है वो बढ़ जाता है, जो बीएमआर होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम कह रहे हैं, ये कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हार्ट बीट है वो कैसी हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होगी। जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब के फलस्वरूप क्या होता है, ये जब सारी क्रियाएं होंगी, बीएमआर भी बढ़ेगा, तो शरीर में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। बहुत ज्यादा मात्रा में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होने लगती है, और यह जो ऊर्जा होती है वो एटीपी में स्टोर होने की बजाय, एटीपी के रूप में शरीर में स्टोर होने के बजाय, शरीर की जो सतह होती है, बॉडी जो सरफेस होती है, उससे ऊष्मा या हीट के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलती। ऊष्मा के रूप में या हीट के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकलने लगती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति में भाई शरीर जो होता है वो पसीना पसीना हो जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उसकी तेज चलने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और उसकी जो नेत्र गोलक होते हैं, जो आई बॉल्स होते हैं, उनके नीचे क्या होता है, म्यूकस जो होता है उसका जमाव हो जाता है। तो ये इस तरीके से दिखाई देने लगती हैं आंखें, जैसे ये बाहर की तरफ आने वाली हैं, या व्यक्ति एकदम किसी को घूर के देख रहा हो। तो उस अवस्था या दशा को क्या कहा जाता है, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर कहते हैं। और इसको ग्रेव नामक वैज्ञानिक ने खोजा था भाई, इसलिए इसको ग्रेव्स डिसीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्रेव्स, ग्रेव्स डिसीज भी इसको कहा जाता है। तो ग्रेव जो रोग होता है, यह भी उन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ऐसा पड़ा है। इसके बाद हम दूसरे जो बीमारी है जो इसके हाइपर सीक्रेशन से होती है उसको डिस्कस करें, वो है प्लूमर डिसीज, प्लूमर रोग। प्लूमर डिसीज, तो यह भी थायरॉक्सिन जो होता है उसके हाइपर सीक्रेशन की वजह से होने वाली बीमारी होती है, प्लूमर जो डिसीज होता है। इस प्लूमर डिसीज में क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो इसमें क्या आता है, थायराइड में जगह जगह पर क्या हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें जरा जगह जगह पर क्या होते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्लूमर डिसीज के रूप में जानते हैं।
तो ये भाई क्या हुआ, इस थायराइड जो ग्रंथि है उसका जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जिसको हम T4 भी कह रहे हैं या टेट्रा आयोडोरोनिन भी जिसको कहते हैं, उससे होने वाली कुछ बीमारियां हैं। इसके बाद एक दो फैक्ट और हैं साथियों, वो मैं डिस्कस करूं थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायराइड जो ग्लैंड है ये कैसी होती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर ये ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो कौन सी होती है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, तो वो थायराइड होती है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये फैक्ट इसके बारे में हमको विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद साथ ही हमने एक और देखा था कि इसका जो फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकल्स के बीच बीच में हमने एक और सेल्स पढ़ी थी, एक और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या कहते हैं, सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स भी जिसको कहा जाता है। तो ये पैराफॉलिकुलर जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, कैल्सिटोनिन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन निकालती हैं, कैल्सिटोनिन। और इस कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, यह ब्लड और यूरिन में क्या करता है, ब्लड में और यूरिन में, इन दोनों जगह पर क्या करता है, जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। यानी ये जो कैल्शियम होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है पीटीएच, पैराथार्मोन, और ये जो कैल्सिटोनिन है जो कि थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिकुलर या सी सेल से सीक्रेट हो रहा है, ये मिलकर क्या करेंगे, ब्लड में कैल्शियम जो होता है उसकी मात्रा को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो बाकी ये किस तरीके से रेगुलेट करता है इसको हम आगे पीटीएच जब मैं पैराथायरॉयड आपको पढ़ाऊंगा उसके साथ में इसको डिस्कस करूंगा। तो साथियों ये हमारा क्या हुआ, थायराइड जो ग्लैंड है उससे संबंधित जो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स का क्या काम होता है, कमी से क्या प्रभाव है, अधिकता से क्या प्रभाव है, ये हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए भाई मोटिवेशन के लिए। मैं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो थर्ड पेपर है और जो सेकंड पेपर में इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है, कुछ मध्य प्रदेश के भी टॉपिक होंगे, उनको यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कि कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर, और जो साइंस वाला जो पेपर है थर्ड पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका मटेरियल अक्सर नहीं मिलता है। मैंने ये देखा है कि अपने टीचिंग करियर के दौरान की काफी मोटी रकम देने के बावजूद भी लोग जो है थर्ड पेपर में सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें उस तरीके का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। जो अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है उसमें समस्या है, पुराना डेटा है वही पढ़ाए जा रहे हैं कोचिंग वाले ज्यादातर। तो मैं आपके लिए इसमें अपडेट जो होगा वो कंटेंट इसमें प्रोवाइड करूंगा आपको, जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट होगा, चाहे वो साइंस है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाला सेगमेंट है, इसके लिए। तो आप लोग साथी बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद फिर से एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।